शिक्षा की राह पर हमारे कदम। मैं वाहिदा बेगम, श्री शंकरेश्वर ग्रामांतर प्रौढ़शाला जानकर। तो मैं आज आप लोगों को 10वीं कक्षा के कश्मीरी सेब, यह एक कहानी है। यह प्रेमचंद जी से लिखी हुई मानस सरोवर नामक संकलित से लिया गया है। तो प्रेमचंद जी कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं और नाटककार भी हैं। तो इनकी एक हम परिचय यहाँ पर देंगे, लेखक परिचय यानी प्रेमचंद जी का परिचय। तो उनका जन्म, प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 वाराणसी के लमही गांव में जन्म हुआ। तो बच्चों, प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 वाराणसी के लमही गांव में उनका जन्म हुआ। तो इनका बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। इनका बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। तो इनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। तो ये क्या थे? गरीबी में अपना जीवन को व्यतीत किए। उसके बाद छोटी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिए, यानी छोटी उम्र में प्रेमचंद जी की माँ की मृत्यु हो गई। तो यथार्थवादी कहानीकार थे, यानी जीवन में घटे हुए कहानियों को लिखते थे। यानी हमारे और तुम्हारी जीवन में जो घटते हैं, हमारे जीवन से संबंधित, यानी जो कहानी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, इनकी कहानी वो हमारे जीवन में घटा है, इस तरह प्रतीत होता है। इसको हम क्या कहते हैं? यथार्थवादी कहानी बोलते हैं। और प्रेमचंद जी की रचनाएं, उनमें उपन्यास गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि हैं। तो देखिए उपन्यास कौन कौन से हैं? गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि। तो इनकी कहानियां बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि हैं। तो मालूम हो गया आपको प्रेमचंद जी का यह था परिचय। तो बच्चों, लेखक का परिचय हो गया। तो इस कहानी में आने वाले शब्दों को, अर्थ को समझेंगे। तो यानी नए शब्दों का अर्थ को हम समझेंगे। तो इसमें आने वाले नए शब्द मेवा फरोश, यानी ताजे फल बेचने वाला, ताजे फलों को बेचने वाला। नजर, निगाह, दृष्टि, यानी जो दिखता है, देखना, दिखाई देना। नीम कौड़ी, नीम का फल, नीम का फल। स्वाद, रुचि, यानी स्वाद। मोल, भाव, मूल्य, कीमत। तराजू, तोलने का साधन। जो कोई चीज को हमें तोलते हैं, उसका हम उस साधन को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों, शब्दार्थों को हमने जान लिया, यानी कश्मीरी सेब इस कहानी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक दिन बाजार को जरूरी चीजों को लाने के लिए लेखक जाते हैं। जाते समय वहां पर गुलाबी रंगदार सेब सजे हुए दिखते हैं। इनको मन में यह ललचा उत्पन्न होती है कि मैं इन रंगीदार गुलाबी सेबों को खरीद लूं। तो आजकल शिक्षित समाज में प्रोटीन विटामिन युक्त चीजों को खाने लगे हैं, उनमें टमाटो और गाजर। तो टमाटो एक भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया था, और गाजर अमीर लोग इसको हलवा बनाकर खाते थे। अब टमाटो और गाजर में रहने वाले प्रोटीन और विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हर रोज भोजन में यह टमाटो और गाजर को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी हर रोज एक सेब को खाने से हम लोग डॉक्टर से दूर रह सकते हैं, यानी कोई बीमारी हमें छू नहीं सकती, इस तरह सोचते हैं। और यानी लेखक सेब को खरीदने के लिए यानी दुकानदार से मोल और भाव को पूछते हैं। पूछने के बाद आधा सेर यानी आधा केजी यानी किलो सेब को लेते हैं। लेते समय दुकानदार ने अपने काम वाले से, लड़के से कहते हैं, देखकर लाना, यानी सेबों को चुन चुन कर लाना। लेखक यानी उस लड़के को रुमाल देते हुए कहते हैं, एक एक सेब को चुन चुन कर लाना, इस तरह बताते हैं। उसके बाद लेखक तोलने के बाद उन सेबों को क्या करते हैं? अपने घर में लाकर रखते हैं। तो सुबह नाश्ता करने के लिए
वे बैठते हैं जब कल लाए हुए सेबों को यानी अपने पास लेकर वो खाने के लिए लेते हैं, तो तब एक सेब को वह लेते हैं, वह क्या हुए रहता है देखिए इस तरह। तो पहला सेब को निकालते हैं, वह सेब 1 रुपए का छिलके का आकार दबकर क्या हुए रहता है, यानी छिलका पिचक गया है, यानी इस तरह 1 रुपए के आकार जैसा वह दबकर यानी खाने योग्य नहीं रहता। उसके बाद दूसरा आधा यानी दूसरा सेब वह तो आधा सड़ा हुआ रहता है। तो उसके बाद तीसरा वह तो सड़ा, ये तो पूरा सड़ा नहीं होता है, वह तो क्या हुए रहता है दबकर पिचक गया रहता है, छिलका यानी आधा आधा पूरा, यानी पहले जैसा 1 रुपए का आकार जैसा हुआ था ना, उसी तरह तीसरा सेब भी आधा बिल्कुल यानी वो खाने के योग्य नहीं रहता, उस तरह हो गया है। और चौथा तो बिल्कुल इस पर कोई दाग नहीं है, मगर इसमें एक काला सुराग हुए रहता है, यानी रहता है, काला सुराग रहता है, यानी जो लेखक सारे यानी 4 यानी आधे सेर यानी आधा केजी जो सेब लाए रहते हैं, उसमें चारों के चारों भी खाने के लिए योग्य नहीं रहते। एक तो पिचक गया रहता है, और दूसरा आधा सड़ा हुआ रहता है, और तीसरा तो आधा बिल्कुल यानी खाने योग्य नहीं रहता, और चौथा तो उसमें तो एक काला सुराग हुआ रहता है। इस तरह चारों के चारों सेब भी खाने, लेखक लाए हुए चारों सेबों में कोई एक सेब भी खाने के लिए योग्य नहीं था, इसलिए दुकानदार के ऊपर यानी लेखक गुस्सा होते हैं। फिर भी वह यह सोचते हैं कि मैं जो दुकानदार दिया उसे देखे बिना देखे ही लाया हूँ, इसमें मेरी भी गलती है, यह सोचते हैं। जब उनके जीवन में पहले कोई एक रेवड़ी यानी एक दुकान में रेवड़ी लाने जाते हैं, तब यानी 25 पैसे की रेवड़ी लाते हैं यानी लेखक, उस 25 पैसे के बदले में लेखक अठन्नी देते हैं। तो उस दुकानदार ने क्या करता है, उस अठन्नी को रख लेता है। घर जाने के बाद लेखक सोचते हैं, मैं तो 25 पैसे का रेवड़ी लाया हूँ, मैं तो अठन्नी देकर आया हूँ, यह सोचकर और वापस उस रेवड़ी वाले के दुकान में जाकर पूछते हैं। तब वह रेवड़ी वाले कुछ भी बात किए बिना ही लेखक के अठन्नी को वापस करके और उनसे क्षमा मांगता है, यानी तुम 25 पैसे की रेवड़ी लिए हो, मैं अठन्नी यानी आपसे ज्यादा पैसे ले लिया, मुझे क्षमा कीजिए, यह बोलकर यानी लेखक से क्षमा मांगते हैं। यह बात लेखक को तब याद आता है जब सेब के दुकान वाला यानी लेखक को धोखा देता है, तब यानी पहले जमाने में दुकानदार या कोई व्यापारी यानी ईमानदार से यानी खरीदने यानी ईमानदारी से व्यापार करते थे। लेखक अपनी निजी जीवन में घटे हुए एक कहानी का उदाहरण देते हुए यानी बच्चों को हम धोखे से किस तरह बचना चाहिए, इस बात पर यहाँ इस कहानी में बताए हैं। तो बच्चों, प्रेमचंद जी का कश्मीरी सेब, इस कहानी को आप सभी लोग समझ चुके हैं ना, और तो आप लोगों को इस पूरे कहानी के बारे में पता चल गया। तो इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है, तो बताइए बच्चों, इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? हाँ, तो हम खरीदारी करते समय हम लोग सावधानी से रहना चाहिए। कोई चीज हो, कोई सब्जी हो, कोई फल हो, कोई भी चीज को हम खरीदते समय हम जागरूकता से रहना चाहिए। जो
दुकान वाला हो या व्यापारी हो, कोई चीज हमें देता है, उसको हम क्या करना है, परख कर उसको हमें लाना है। तो मालूम हो गया छात्रों, इस कहानी से क्या पता चला, हमें क्या सीख मिली। खरीदारी करते समय हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए।